तो हेलो गाइस, मेरा नाम है शिखा शर्मा और आज का टॉपिक है ऑस्टियोपोरोसिस, जो बहुत ज़्यादा छोटा और इजी टॉपिक है, तो हम जल्दी से समझ लेंगे। ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस ना एक साइलेंट डिजीज़ भी बोलते हैं इसको, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये है, बट ये है। और जब फ्रैक्चर हो जाएगा तब पता चलेगा कि अरे यार, क्योंकि ऐसे ही थोड़ी हम चेकअप कराते हैं, इंडिया में तो आदत है, वैसे भी हम चेकअप नहीं कराते इतना ईजिली। तो ये होगा और पता नहीं चलेगा, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसलिए इसको साइलेंट डिजीज़ भी बोलते हैं बेसिस बोन्स के बेसिस पे। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि ये है क्या। तो ये एक ना, सबसे पहली बात मैं पॉइंट्स बताऊंगी, फिर मैं लास्ट में बता भी दूंगी सारा मर्ज करके। तो ये एक सिस्टमिक स्केलेटल डिजीज़ है। सिस्टमिक का मतलब क्यों लगाया हमने, मतलब ये एक लोकलाइज नहीं है, ये लोकल एक सिर्फ बोन को नहीं अफेक्ट करती, बल्कि सिस्टमिक पूरे बॉडी के स्केलेटल सिस्टम को अफेक्ट कर सकती है। ठीक है। इसमें हो क्या जाता है, इसमें जो हमारी बोन है ना, वो बहुत ज़्यादा रिस्क ऑफ फ्रैक्चर उसमें बढ़ जाता है। ठीक है। और बोन में बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाती है। फ्रेजाइल मतलब कुछ भी चीज़ फ्रेजाइल है तो उसको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे सहेज सहेज के उसको बैठाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये उसमें जो बोन के फ्रेजाइल नेचर है बोन का, वो बढ़ जाता है। और उसमें क्या होता है, हमारी बोन ना ऐसे होती है, तो उसमें ना यहाँ पे स्पॉन्जी भी होती है और यहाँ एक कॉम्पैक्ट भी होती है। कॉम्पैक्ट मतलब एकदम जब आप हार्ड भी रहती है, लेकिन उसमें जो उसका जो आर्किटेक्चर है ना बोन का, वो ना ख़राब हो जाता है, डिटोरिएट हो जाता है, और उससे पोरस हो जाती है बोन। पोरस मतलब पोर्स आ जाते हैं, तो वो बहुत इजीली टूट सकती है। ठीक है। तो ऐसे हम समझेंगे। और इसकी जो बोन डेंसिटी मतलब जो उसका भारीपन है, डेंस नेचर है उसका, वो लो बोन डेंसिटी हो जाती है, वो कम हो जाता है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में कि रिस्क फैक्टर के बारे में। अब क्या होता है रिस्क फैक्टर्स वगैरह में, एक्चुअली ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में, मतलब ये कैसे कैसे हमारा मतलब चांसेस बढ़ सकते हैं, किस किस को ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो सबसे पहला आता है एज। एज क्यों, क्योंकि 50 ईयर्स जब एज बढ़ जाती है, 50 ईयर्स से जब हम और बढ़ रहे होते हैं, 45-50 ईयर्स में होते हैं ना, तो क्या होता है कि हमारी बोन वैसे भी वीक होना चालू हो जाती है। ठीक है। और हमारी ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स की एक्टिविटी मैं बेटा सब बताऊंगी, अभी बस आगे आगे सुन लो, आप सब लिंक कर पाओगे। ठीक है। और दोनों बोन्स में दो तरीके के सेल्स होते हैं, एक ऑस्टियोब्लास्ट और एक ऑस्टियोक्लास्ट। क्लास्ट मतलब कट करता है, ब्लास्ट मतलब होता है बनाता है। तो इन दोनों की एक्टिविटी मतलब बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है। ब्लास्ट की एक्टिविटी तो हद ही अफेक्ट हो जाती है कि न्यू सेल्स बोन के नहीं बन पाते। इसलिए एज, जब एज बढ़ेगी तो हमारी बोन की एक्टिविटी बढ़ने की, सेल्स की बनाने की एक्टिविटी वो भी कम हो जाती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, सॉरी, जेंडर। जेंडर में ये फीमेल्स को ज़्यादा अफेक्ट करता है मेल्स के कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि मीनोपॉज बेटा होता है फीमेल्स में, जिसमें क्या होगा, हमारा जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ना, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, एस्ट्रोजन हार्मोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन इन आवर बॉडी, इन फीमेल्स बॉडी। क्यों, क्योंकि वो हर चीज़ का प्रोटेक्शन करता है। बोन्स का प्रोटेक्शन करेगा, कार्टिलेज का प्रोटेक्शन करेगा, हार्ट का प्रोटेक्शन करेगा। अब ये बोन्स का प्रोटेक्शन करने वाला, हम आगे पढ़ेंगे कैसे करता है, बोन्स को प्रोटेक्ट करने वाला हार्मोन ही गायब हो गया, हार्मोन ही कम होने लग रहा है, क्योंकि मेनोपॉज के बाद तो मतलब एस्ट्रोजन का लेवल पता ही है कितना ज़्यादा अब्रप्टली कम हो जाता है। तो तब हमारे चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं ऑस्टियोपोरोसिस होने के। ठीक है। फिर आता है हमारा हाइपोगोनाडिज्म, जिनमें बेटा गोनाड्स जो हमारे होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारा प्रोटेक्शन में, जैसे हमारी बोन्स के प्रोटेक्शन में। जब अगर उसका हाइपो होगा, हाइपो मतलब कि कम क्वांटिटी कम होगी, इसका मतलब फिर ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है। अगर पहले पेरेंट्स को है, जेनेटिक्स वाइज देखा जाए, जेनेटिक्स में अगर पेरेंट्स को हो सकता है तो वह हो सकता है कि बच्चों को भी हो। ठीक है। क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स है, जैसे आर ए है, ठीक है, ये सब है, तो उसकी वजह से भी हमारा इजीली ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी में चेंज आ सकता है, तो वो भी अफेक्ट कर सकता है ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब हो सकता है उनको भी। रीनल फेलियर है, रीनल फेलियर मतलब क्या होता है, ऑब्वियसली
अगर हमारा बोन है, बोन में कौन से की क्या क्या पाया जाता है, कैल्शियम बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में होता है। तो रीनल फेलियर की वजह से अब जब किडनी काम ही नहीं कर पा रही तो एक्स्ट्रा कैल्शियम बाहर चला जाए, या कैल्शियम इतना ज़्यादा बॉडी में स्टोर ही नहीं हो पा रहा, ठीक है, तो वो एक्चुअली एक्सक्रीट आउट कर दे रहा है रीनल फेलियर की वजह से। वो अच्छे इंपॉर्टेंट जो आयंस हैं ये सब वो रख ही नहीं पा रहा हमारी बॉडी में, तो ऑब्वियसली तो भी हमें ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। अब हमारी लाइफस्टाइल क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? जब आप चलोगे ना, जितना आप एक्सरसाइज करोगे चलोगे तो उतना ना आपके ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी, ऑस्टियोब्लास्ट कौन से सेल होते हैं जो सेल बोन सेल्स बनाते हैं, उनकी एक्टिविटी बनती है। कि जितना आप एक्सरसाइज करोगे अपने अच्छे 25 की एज है, 20 एज है, 18 एज है, प्राइम एज में हो अभी आप लोग अपनी, तो उसमें क्या होगा, जितना आप एक्सरसाइज करोगे ना उतना सेल की एक्टिविटी बढ़ सकती है, तो वो जल्दी न्यू लेयर बनाएगा। फॉर एग्जांपल ये एक लेयर है, ठीक है, इसके ऊपर ना हम जब बड़े हो रहे होते हैं तो एक और लेयर बन जाती है। फिर जब हम आराम से, और ऑस्टियोसाइट्स फालतू जो सेल्स होते हैं जो ख़राब हो चुके होते हैं, जिनका एपोप्टोसिस होना होता है वटेवर, उन सबको खा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, उसको मार देता है, मतलब ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी। लेकिन फिर हमारी जो ऑस्टियोब्लास्ट होती है वो एक और लेयर बना देती है, फिर तो 3 महीने बाद फिर एक और लेयर बन जाएगी, फिर 3 महीने बाद फिर एक और लेयर बन जाएगी, ठीक है। लेकिन जब हम बड़े होते जाते हैं ना तो ये जो लेयर बनने की जो टाइमिंग होती है ना और बढ़ जाती है। जैसे अभी 3 महीने में बन रहा था, अब शायद 9 मंथ्स में बने, ठीक है। तो जितना आप एक्सरसाइज करोगे ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी उतनी ज़्यादा करने लग सकता है। तो इसलिए अभी टाइम है, अभी हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि वो जो 3 महीने की लेयर है वो 3 महीने में ही बने। वरना ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ती तो ज़रूर है 40 ईयर्स में भी, बट वो 9 मंथ्स हो जाए, 1 साल हो जाए, ठीक है। तो हमें जब हमारे पास टाइम है तो अभी हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है। तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है किसी का, मतलब वो चलता फिरता ही नहीं है, तो फिर नहीं हो पाएगी एक्टिविटी, मतलब नहीं ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी इन्हेंस हो पाएगी। इसका मतलब उसको ऑस्टियोपोरोसिस के आगे चलने के चांसेस ज़्यादा हैं। स्मोकिंग या अल्कोहल पीता है, स्मोकिंग वगैरह से क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उसके ऑक्सीजन लेवल ही एकदम नहीं जा पा रहा, ऑक्सीजन गंदा लेवल जा रहा है ना, ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बढ़ गया बॉडी में क्योंकि स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है। या अल्कोहल है, अल्कोहल लीवर पे अफेक्ट करता है, तो क्या होता है, जैसे हमारा जो कैल्शियम लेवल है ना, कैल्शियम लेवल अब्जॉर्ब ही लीवर की वजह से होता है, क्योंकि एक्टिव फॉर्म में ना कैल्शियम तभी आ सकता है जब लीवर हमारा सपोर्ट करे। और हमारा अल्कोहल के लीवर को ऐसे और भी वेरियस ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये लोग ऑस्टियोसाइट्स की एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को कम कर सकते हैं। तो ये लोग मना करते हैं हमें, ठीक है, कि नहीं करना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं जो भी हमने अभी तक पढ़ा, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस, इट इज़ अ सिस्टमिक स्केलेटल डिजीज़ कैरेक्टराइज्ड बाय सिस्टमिक स्केलेटल डिजीज। सिस्टमिक क्यों? क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा ये पूरी बॉडी के स्केलेटल बोन्स को अफेक्ट करता है। लो बोन डेंसिटी हो जाती है, इसमें बोन डेंसिटी कम हो जाती है। इसमें डिटोरिएशन ऑफ बोन टिश्यू होता है, बोन टिश्यू बहुत ज़्यादा पोर्स बनने लग जाते हैं, बोन्स फ्रेजाइल हो जाती है और रिस्क ऑफ फ्रैक्चर बढ़ जाता है। WHO ने बोला है, ये हम अच्छे से अभी पीछे पढ़ेंगे, ठीक है। 3 में से 1 वुमेन को 50 ईयर्स की एज से ज़्यादा अगर वो है तो ऑस्टियोपोरोसिस है, और मेल्स में 1 में से 5 मेल्स को ये अगर 50 ईयर्स से ऊपर हैं, अब ओवर हैं, तो उनको ऑस्टियोपोरोसिस से सफ़र करता है। अब हम आते हैं रिस्क फैक्टर्स पे। रिस्क फैक्टर में सबसे पहले आता है एज। जितना एज ज़्यादा होगी एल्डरली पेशेंट्स में ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि हमारा ऑस्टियोब्लास्ट और एक्सोसाइट की एक्टिविटी अफेक्ट होती है। जेंडर, ईस्ट्रोजन लेवल फीमेल्स में कम होता है, तो फीमेल्स में हम बोल सकते हैं कि OPG लेवल, हम आगे पढ़ेंगे। ईस्ट्रोजन लेवल कम होता है तो हमारा ऑस्टियोपोरोसिस के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं फीमेल्स में। आफ्टर मेनोपॉज, हाइपरगोनाडिज्म, गोनाड्स अगर हमारे एक्टिव नहीं हैं, कम मात्रा में हैं, एक्टिव तो होंगे ही, कम उसमें हैं, तो भी हमें ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस होते हैं। हिस्ट्री ऑफ फ्रैक्चर पेरेंट्स में रह चुकी है तो जेनेटिक्स की वजह से भी हमें भी हो सकता है। क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ अगर है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा हाई रोल प्ले करती है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है RA, तो भी ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस है। रीनल फेलियर मैंने बता ही दिया, हो सकता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, इमोबिलाइजेशन वगैरह अगर बहुत ज़्यादा है तो भी हो सकता है, क्योंकि हमारे ऑस्टियोब्लास्ट दोबारा न्यू लेयर नहीं बना पाएंगे, फिर एज बढ़ती रहेगी तो फिर ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा कम होती रहेगी। स्मोकिंग और अल्कोहल से भी मैंने बता दिया कैसे अफेक्ट होता है, ठीक है। अब हम पैथोमैकेनिक्स पढ़ेंगे, थोड़ा बोरिंग है, बट अगर पैथोमैकेनिक्स समझ आ गया तो पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा, ठीक है।
मतलब पूरा टॉपिक समझ आ जाएगा। तो हम पैथोमैकेनिक्स पे पूरा अच्छे से ध्यान देंगे। तो अब हम पढ़ेंगे कि अगर हमारी बॉडी में कुछ भी इन्फ्लेमेशन हुई, ठीक है, कुछ भी इन्फ्लेमेशन हुई, इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या हो गया, कभी भी अब अगर हमारी बॉडी को ऐसा लगा कि कोई बाहर से पैथोजन आया तो इन्फ्लेमेशन होने लग जाती है ना, तो वही इन्फ्लेमेशन अगर हुई, जैसे अगर किसी को आ रहे है, ठीक है, तो भी इन्फ्लेमेशन हाई चली गई या किसी और रीज़न की वजह से इन्फ्लेमेशन होती है, तो हमारे टी सेल्स हेल्प करने के लिए एक्टिवेट हो जाते हैं, है ना। तो टी सेल्स जैसे एक्टिवेट होंगे तो हमारे जो ऑस्टियोब्लास्ट है ना वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑस्टियोब्लास्ट भी एक्टिवेट हो जाते हैं हेल्प करने के लिए। तो ऑस्टियोब्लास्टिक स्ट्रोमल सेल्स आ गए भाई, टी सेल्स आए तो ये भी आ गए कि हम भी हेल्प करेंगे। तो इनके ऊपर ना एक ना लिगेंड लगा होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रैंक एल। रैंक एल क्या करेगा, एक चाबी की तरह है, ठीक है। तो ये चाबी ताला ढूंढेगा कि अरे यार मुझे ताला मिले तो मैं अपना काम शुरू करूँ। तो ये ताला इसको मिल जाता है किसके पास, ऑस्टियोक्लास्ट के पास, जो अभी इनएक्टिव फॉर्म में है, ठीक है। ऑस्टियोक्लास्ट से ये जुड़ के ये बॉन्ड बना लेगा, और ये जब जैसी बॉन्ड बनेगा इसको हम बोलेंगे रैंक। और रैंक की फुल फॉर्म क्या होगी, रिसेप्टर एक्टिवेटर, ठीक है, ऑफ न्यूक्लियर फैक्टर कापा बी। तो इसका मतलब हमें ये पता चल रहा है कि अरे इसने ना जब ये आपस में ताला चाबी जुड़े तो एक रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया न्यूक्लियर फैक्टर कापा बी का। और ये न्यूक्लियर फैक्टर कापा बी क्या कराता है, प्रो ऑस्टियोक्लास्ट को ऑस्टियोक्लास्ट में चेंज कराता है, एक्टिव फॉर्म में ले आता है ऑस्टियोक्लास्ट को। इसके बाद क्या होगा कि ये कैल्शियम रिलीज करा देगा, मतलब बोन को तोड़ देगा, बोन रिजॉर्प्शन कर देगा और कैल्शियम रिलीज हो जाएगा, ठीक है, मतलब बोन को सेल्स को तोड़ देगा, मतलब एपोप्टोसिस हो जाएगी या व्हाटएवर, ठीक है। तो ये ऑस्टियोक्लास्ट ने क्या करा, जैसे ये रैंक एल और रैंक आपस में आए तो इसने एक्टिवेट कर दिया आई के बी काइनेज को, कापा बी काइनेज को एक्टिवेट कर दिया। इस एंजाइम ने न्यूक्लियर फैक्टर कापा बी को एक्टिव कर दिया, ठीक है, न्यूक्लियर फैक्टर कापा बी। इसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन हुई, ट्रांसक्रिप्शन मतलब प्रोटीन्स बने, तो प्रो ऑस्टियोक्लास्ट में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। ऑस्टियोक्लास्ट में कन्वर्ट होने के बाद उन्होंने बोन रिजॉर्प्शन किया। अब क्या होता है, अब हम मेन चीज़ देख लेते हैं, जो हमारी मेन चीज़ सिर्फ इतनी है, ठीक है। आई होप ये समझ आ गई होगी कि सबसे पहले हमारी बॉडी में, अब हम पहले देख लेते हैं हमारी बॉडी में किसी भी वजह से इन्फ्लेमेशन हुई तो टी सेल्स एक्टिवेट हो गए, टी सेल्स एक्टिवेट हो गए तो ऑस्टियोब्लास्टिक स्ट्रोमल सेल्स भी एक्टिवेट हो गए। उनकी बॉडी पे एक, उनके जो सेल पे एक रैंक एल लगा होता है, रैंक एल एक लिगेंड है जो एक चाबी की तरह बिहेव करेगा। और ऑस्टियोक्लास्ट की बॉडी पे एक रैंक लगा होता है जिसके फुल फॉर्म रिसेप्टर एक्टिवेटर ऑफ न्यूक्लियर फैक्टर कापा बी। वो आपस में जुड़ जाएंगे, जैसे ये जुड़ जाएंगे वैसे ही आई के बी काइनेज जो होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा और फिर वो प्रो ऑस्टियोक्लास्ट को ऑस्टियोक्लास्ट में चेंज कर देगा, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन करा के, जिसकी वजह से बोन रिजॉर्प्शन हो जाएगा और कैल्शियम रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं साइंस एंड सिम्टम्स। साइंस एंड सिम्टम्स में क्या क्या आता है, सिम्टम्स पढ़ेंगे। साइंस एंड सिम्टम्स में आता है आपका कोई भी एक याद करने के लिए निमोनिक है जिसको हम राफेल बोलते हैं, आर से राउंडिंग ऑफ अपर बैक होने को दिखती है जिसको हम ड्यूवागर्स हम्प भी बोलते हैं, ठीक है। ए से एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है, इसलिए साइलेंट डिजीज़ है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। एफ से फ्रैक्चर्स हो सकते हैं इजीली, हिप्स के फ्रैक्चर हो सकते हैं, स्पाइन के फ्रैक्चर हो सकते हैं, ठीक है, रिस्ट का फ्रैक्चर हो सकता है, कोलीज फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। इंचेस ऑफ हाइट लॉस्ट हो सकती है इसमें, क्यों, क्योंकि स्पाइन फ्रैक्चर हुआ, स्पाइन फ्रैक्चर हुआ तो वर्टिब्रा ऐसे स्लिप हो गया तो उसकी वजह से हाइट में लॉस हुआ, ठीक है। लो बैक पेन, हिप पेन रहेगा, लेकिन वो इतना कम भी हो सकता है कि पता ही ना चले कि कोई फ्रैक्चर हो रखा है, वो बहुत टाइम बाद जब बहुत ज़्यादा पेन बढ़ेगा तब पता चले, और तब पता चलता है कि अरे यार ये तो क्रोनिक स्टेज में पता चला है हमें, ठीक है। जैसे ही हम चेक करेंगे ना उस लो बैक पे उस साइड, तो पाल्पेशन में ही प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा बोन पे और पेन होने लग जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, ये राफेल के हिसाब से आप याद कर लेना वरना ये याद होने लायक ही है, ठीक है। अब डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे, डायग्नोसिस हम पहली बात कर सकते हैं एक्सरे करा के। एक्सरे जब हम कराने जाएंगे ना तो उसको पहले ही फील हो जाएगा कि एक्सरे में जो डेंसिटी आती है ना वो बहुत ज़्यादा हमारी बोन्स वाइट दिखती है, पर वाइटिश नहीं दिखेगी, बहुत ज़्यादा ग्रेइश दिखेगी, ग्रेइश से भी और ज़्यादा वैसा कलर दिखेगा बहुत ज़्यादा, मतलब बीच बीच में
वाइटिश नज़र ही, मतलब डेंसिटी से ही पता चल जाएगा कि हमारी बोन्स वीक है। फिर हम एक डेक्सा स्कैन करते हैं। डेक्सा स्कैन एक्सरे की तरह ही होता है, 15 से 20 मिनट का प्रोसीजर होता है। एक्सरे में जो एक्सरे होती है ना, वो बहुत ज़्यादा लो क्वांटिटी में जाती हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है एक्सरे से, और ये थोड़ा कम टाइम के लिए होता है, ये ज़्यादा टाइम के लिए होता है। इसमें हम टी स्कोर चेक करते हैं। अब मैंने टी स्कोर इसमें चेक करने के लिए, अडल्ट में टी स्कोर चेक करते हैं, और जो बेबीज़ होते हैं 18 से कम के होते हैं और बच्चे होते हैं, उनमें हम जेड स्कोर चेक करते हैं। अगर हमारा टी स्कोर -1.0 या फिर उससे ज़्यादा है तो इसका मतलब ये नॉर्मल है, और -1 से लेके 1.0 से लेके अगर -2.4 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब उसको ऑस्टियोपेनिया है, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस के लिए वो तैयार हो रहा है, उसको फ्यूचर में हो सकता है, ठीक है। अब हम मैनेजमेंट देखेंगे। मैनेजमेंट 2 तरीके से कर सकते हैं, एक नॉन फार्माकोलॉजिकल और एक फार्माकोलॉजिकल। नॉन फार्माकोलॉजिकल में क्या होता है, पेशेंट को एजुकेट करेंगे सबसे पहले। डाइटरी चेंजेस में हम उसको डेयरी प्रोडक्ट खाने के लिए बोलेंगे, ठीक है। सन में बैठने के लिए बोलेंगे, बैलेंस डाइट खाने के लिए बोलेंगे, ताकि उसको कैल्शियम अच्छे से अपने खाने में से, डेयरी प्रोडक्ट में से और सन में से भी एक्टिव, मतलब कैल्शियम लेने का, उसका एक्टिव कैल्शियम उसको बॉडी में अच्छे से मिल पाए। तो ये हम भरपूर मात्रा में कैल्शियम लेंगे अपने डाइट में। लाइफस्टाइल चेंजेस में आएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, लाइफ लॉन्ग एक्सरसाइज करनी है ताकि ऑस्टियोब्लास्ट अच्छे से एक्टिवेट रहे स्टार्टिंग में, ठीक है। अगर लेडी को, अगर वुमेन है, उसका मोनोपॉजल से पहले अगर एक्सरसाइज करा रहे तो बहुत ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। बाद में भी हम करा सकते हैं, लेकिन ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस में हमें इफ़ेक्ट देखने को मिलता है एक्सरसाइज का, स्ट्रेंथनिंग का, ठीक है। सिजेशन ऑफ स्मोकिंग का छुड़वाएंगे, अल्कोहल छुड़वाएंगे, कैफीन इनटेक भी छुड़वाएंगे, क्योंकि ये लोग भी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली है, मतलब ऑस्टियोक्लास्ट को बढ़ावा देते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को कम करते हैं। फिजियोथेरेपी बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। उसमें हम क्या क्या करेंगे, पहली बात फिजियोथेरेपी का गोल्स हम देखेंगे। गोल्स में हम फॉल को प्रिवेंट कराएंगे, गिरने से बचाना है सबसे पहले, फ्रैक्चर को प्रिवेंट करना है, बोन मास को जो भी डिक्रीज़ नहीं होने देना। स्ट्रेंथ कैसे डिक्रीज़ नहीं होने देंगे, हम बोन डेंसिटी को बढ़ा के डिक्रीज़ नहीं होने देंगे, और उसमें स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कराएंगे, तभी ये हो पाएगा। मेंटेन और इम्प्रूव करेंगे पोस्चर को, फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। बैलेंस को क्यों इम्प्रूव करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इजीली पेशेंट गिरे ना। अगर वो गिर गया पेशेंट तो इजीली फ्रैक्चर होने के चांसेस हो सकते हैं अब भी, क्योंकि लॉन्ग टाइम के बाद थोड़ा इफेक्ट देखने को मिलेगा। इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव कराने से क्या होगा कि इजीली हड्डी जो है हमारी वो फ्रैक्चर नहीं होगा, हमें नहीं, किसी और को, किसी को भी नहीं, मतलब। टू इम्प्रूव ओवरऑल मोबिलिटी पे ध्यान देंगे। ओवरऑल मोबिलिटी से क्या होगा, जितना भी फंक्शनल रेंज से भी अगर हम कभी ज़्यादा जाते हैं तो हमें पेन या फिर फ्रैक्चर होने की नौबत नहीं आएगी। अगर फ्रैक्चर हो गया है पहले ही, हमें देखने से, चेक करने से पहले ही, तो हम उसको पेन डिक्रीज़ करने पे फोकस करेंगे, उसका इमोबिलाइजेशन फेज़ पे फोकस करेंगे, ठीक है। ज़्यादा उसको छेड़खानी नहीं करेंगे, जहाँ पे फ्रैक्चर हो रखा है पहले उसको पूरा अच्छे से असेस करके पहले उसका भी ट्रीटमेंट करेंगे साथ साथ। एजुकेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको पता है कि कब मुझे कैसे अपने लाइफ पे फोकस करना है। जैसे उसको पता है कि मेरे जो भी घर में यहाँ पे सीढ़ी चढ़ना बहुत ज़्यादा टफ है, ये वाला काम करना इजी है, तो उसको खुद को एजुकेशन हो जाए कि मैं ये वाला काम करने से मैं गिर सकता हूँ, ये वाला काम करने से मेरा, ये वाला खाना खाने से मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो हम उसको एजुकेट करेंगे कि उसको सारी प्रॉब्लम समझ आ जाए और वो खुद पे भी ध्यान दे पाए, ठीक है। एक्सरसाइज में हम बैलेंस ट्रेनिंग कराएंगे, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग कराएंगे लोअर लिम्ब और अपर लिम्ब की, कोर की, स्पाइन की, सब चीज़ की। बैलेंस ट्रेनिंग से क्या होगा, प्रोप्रियोसेप्शन उसका इंक्रीज़ होगा अच्छे से, बैलेंस ट्रेनिंग की वजह से भी होगा। बैलेंसिंग इंप्रूव होगी तो फॉल प्रिवेंशन हो जाएगा। स्ट्रेंथनिंग से क्या होगा कि मसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन होकर उसको, बोन्स को हेल्प करेंगे कि हाँ अब पावरफुल हो जाएगा वो बंदा, ठीक है। हम इन्वायरमेंटल हज़ार्ड्स को पहले रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसको समझाएंगे, ये हमारा एजुकेशन से ही हो पाएगा, और हम भी उसको अच्छे से बताएंगे, तरीके बताएंगे कि जो भी रीचेबल अपने सामान वगैरह रखे, ज़्यादा अपनी रेंज में रखे, ताकि उसको इन्वायरमेंटल हज़ार्ड्स आने के कम आसार हो। हिप प्रोटेक्टर्स बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं, ताकि डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारा पेल्विस बहुत ज़्यादा ही इम्पैक्ट हो सकता है इजीली, क्योंकि वो वेट बेयरिंग जॉइंट भी है, तो हम हिप प्रोटेक्टर्स पहनाते हैं ताकि डायरेक्ट इम्पैक्ट पेल्विस पे ना हो, ठीक है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए।
पॉस्चर में हम पॉस्चर बताएंगे कि कभी कभी कुछ नीचे गिर गया है तो आप स्पाइन के उससे मत झुको, सीधा स्पाइन सीधी रख के झुको, ये सारी चीज़ें, मतलब नीचे बैठो फिर उठाओ, तो उससे क्या होगा, पॉस्चर इंप्रूव होगा, माल अलाइनमेंट होने के चांसेस और फ्रैक्चर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। फार्माकोलॉजिकली हम विटामिन डी और कैल्शियम देंगे, बाइफॉस्फोनेट्स देंगे और डेनोसोमाप देंगे। अब इससे क्या होता है ये समझाती हूँ, अगर किसी को समझने में इंटरेस्ट है तो बाइफॉस्फोनेट्स क्या करते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को रोक देते हैं। तो जैसे ही अगर ये बन भी गया ना एक्टिव फॉर्म में, तो ये बाइफॉस्फोनेट्स इसको काम ही नहीं करने देंगे, तो ये बोन रिजॉर्प्शन नहीं करेगा, उसको खा जाएंगे, ठीक है, मतलब रोक देंगे, तो ये यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि, तो हम ये भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ओपीजी होता है, ओपीजी जो होता है ये क्या करता है, लॉक कर देता है रैंक को, मतलब ये एक ऐसी चाबी लेके आ जाएगा कि उसको लगेगा, रैंक को लगेगा कि वो लीगेंड है, उसके ऊपर लग जाएगा और उसको लॉक कर लेगा। लॉक करने की वजह से क्या होगा, ये इससे मिल ही नहीं पाएगा, तो ये वाला एंजाइम जो है वो नहीं बन पाएगा। तो ईस्ट्रोजन जो होता है वो ओपीजी अच्छे मात्रा में बनाता है, और ये क्या करता है, ये इससे मिलके ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट नहीं होने देता, इसलिए वो हमारा जो बोन जो सेल्स होते हैं वो बच जाते हैं, ठीक है। तो वो हमारा ओपीजी हेल्प कराता है ईस्ट्रोजन। बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय विद अ स्माइली।